इसलिए ज़रूरी बनता है ऑपोजिशन के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है उसमें जो मिनिस्टर्स हैं बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो कई दफ़ा ऐसी बातें करते हैं कि हंसी भी आती है कि अवाम की हालत देखें तो वो एक तरफ है, और जो वो बैठ के बड़े बड़े महलों में और दफ्तरों में क्लेम कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक सूरत हाल। ऐसे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस दफ़ा भी ये जो एक तो ज़ाहिर है मौका भी बनता था क्योंकि एक फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, उस हवाले से कि किस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है वज़ीर आज़म साहब को, अपनी जो माशी टीम है उसको चेंज करना पड़ता है, उस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। और दूसरी अहमियत थी कि जो नए वज़ीर ख़जाना जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है हमाद अज़हर साहब को, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे कर दिए हैं मीशत के हवाले से कि वो ज़बरदस्त मीशत चलती है। मसला ये होता है मीशत में दो चीज़ें होती हैं बड़ी अहमियत, जिसमें आप जो मर्ज़ी क्लेम करते रहें। एक तो आवाम से पर्सनल, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे वो मिडिल क्लास कोई अकाउंटेंट है या जो भी है, उसको मीशत के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स या हमाद अज़हर की स्टेटमेंट या इमरान खान की स्टेटमेंट बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो जब दुकान में चीनी लेने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि चीनी महंगी हो गई है, अंडे लेने जाता है, मुर्गी लेने जाता है, दालें लेने जाता है, बिजली का बिल पे करता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करता है, तो उसको पता चल जाता है कि मीशत की हालत क्या है, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है हर महीने, हर आने वाला महीना उसके लिए एक मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बताने की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब को, और हमाद अज़हर साहब नए नए आए हैं, कि अभी एक सर्वे 2 दिन पहले हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें अवाम ने 3 जो एरियाज़ हैं मीशत के, उसको कहा है कि सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक अहमियत उन 3 चीज़ों की, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये 3 हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन 3 के बारे में आप अपनी बात सुनेंगे, आज भी करेंगी फिरदौस आशिकबान, शहबाज गिल, हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, वज़ीर आज़म साहब भी कहीं बोलेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने बड़ा अच्छा कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा करने का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से इन 3 चीज़ों पर अच्छा असर आना चाहिए। महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो, तो जाके आप कह सकते हैं कि जी जो आपने करंट अकाउंट में जो पॉजिटिव चीज़ लाए हैं उसका फ़ायदा आवाम तक पहुंच रहा है। वरना इन्होंने क्या किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पता नहीं वज़ीर आज़म अगर सुने तो वो समझ लें कि एक घर में बिजली का बिल बहुत आता है, आप लाइट्स ऑन खोलना बंद करते हैं, आप पंखे चलाने बंद करते हैं, आप AC चलाना बंद करते हैं, और महीने के बाद आप एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं कि देखें जी बिजली का बिल 0 हो गया। काम नहीं होगा, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं कर सकेगा, खाना नहीं बनेगा, लेकिन एक दूसरे को मुबारकबाद किस चीज़ की कि बिजली का बिल देखें हमने कितना कम कर दिया। ऐसे बिजली का बिल कम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उस घर वालों के लिए बेहतरी ना आए। सो इसी तरह से सबसे अब ये 3 अहदाफ का हम जिक्र कर लेते हैं कि ये 3 अहदाफ जब से ये हुकूमत आई है, और पहले तो मैं हमाद अज़हर और ये जो चेंजेस हैं इसके हवाले से बात कर लूँ कि आप ख़ुद ये सोचें कि जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान साहब पहले कहते थे कि मेरे पास तैयार है टीम, मईशत को हम यहाँ नीचे से ऊपर आसमान तक पहुँचा देंगे। 1 साल दे दें मुझे, 1 साल, पहले तो 90 दिन का, फिर 100 दिन का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, अब 3 साल होने वाले हैं। 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स, अभी 3 साल नहीं ख़त्म हुए, और तीसरा जो है हमाद अज़हर वो एडिशनल चार्ज है। शौकत तरीन साहब पिछले हफ्ते आपने देखा था टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि उनको ऑफ़र हुई है। तो अभी हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और ये अप्रैल का महीना है, बजट आने वाला है, IMF प्रोग्राम में जाने वाले हैं, मईशत
की बदहाली की इंतहा है। और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। 4 फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 5 FBR चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। ये मईशत की टीम है, वो जो तैयार थी 2018 से पहले। पता किसी ने सोचा था कि जब इमरान खान साहब 2018 से पहले कह रहे थे कि मैं बेहतरीन टीम लाऊंगा जैसी इस कौम ने नहीं देखी है, उसकी मईशत के इंचार्ज हफीज शेख होंगे या हमाद अजहर होंगे। अगर कोई दिल पर हाथ रख के कोई PTI के बड़े से बड़ा सपोर्टर कहते कि हाँ हमें पता था कि इनमें से 2 में से फाइनेंस मिनिस्टर होगा। पहले असद उमर ने होना था, असद उमर को 8-9 महीने के बाद फारिग कर दिया, वो भी आपने ही किया। हफीज शेख साहब को फारिग किया तो शिबली फराज जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, उन्होंने कहा कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके थे। तो भाई हम भी तो 3 साल से यही कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो इशू होता है पाकिस्तान के अवाम के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए, वो महंगाई होता है। और आपने बड़े आराम से 3.25 साल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग किया और कहा कि जी वो महंगाई पर नहीं कंट्रोल कर सके थे। अब हमाद अजहर साहब को लेके आए हैं और साथ में ऊपर उनके बिठा दिया शौकत तरीन साहब को और इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जिसमें शौकत तरीन भी है और भी लोग हैं। किसी ने कहा था वो चले हुए कारतूस वो दोबारा से ला के बिठा दिए, और वो मईशत को पहले बिगाड़ इतना चुके हैं, अब क्या ठीक करेंगे। हमाद अजहर साहब ने 2 दिन पहले दावा किया कि मईशत बड़ी ज़बरदस्त चल गई, और उन्होंने कहा कि जी इस अगले साल पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 4% होगी। एक तो आप अगले साल की बात ना करें, आप पहले तो इस साल की बात कर लें, तीसरा साल जो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। दोस्तों इस वक्त 2020 जून जो ख़त्म हो रहा है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और ख़ुद जो पाकिस्तान की हुकूमत मानती है, उसके हिसाब से पाकिस्तान की ग्रोथ रेट होगी 1.5%, यानी कि 75-74 साल में 2% से कम रेयरली हमारी ग्रोथ रेट रही है, और ये करेंगे 1.5%। ये तीसरा साल ख़त्म होगा PTI की हुकूमत का, ये अभी आए नहीं है। पहले साल थी 1.9%, कहाँ से 1.9% आई थी? 5.8% जहाँ हम छोड़ के गए थे। दूसरे साल माइनस में जो अभी 2020 जून गुजरा है, इस साल 1.5%। अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान की 1.5 कोविड रीज़न देते ना, अब तीसरे साल तो और कोई रीज़न नहीं देते। अब बाकी ममालिक ज़रा देख लें कि उनकी ग्रोथ रेट क्या होगी। पाकिस्तान की 1.5%, नेपाल 2.7%, इंडिया 11.5%, बांग्लादेश 3.6%, मलाइशिया 7%, टर्की 6%, फ्रांस, यूरोप ले लेते हैं, यूरोप वगैरह में ग्रोथ रेट्स इतनी नहीं होती हैं, 1%, 2%, 3%, फ्रांस 5.5%। तो मुझे कोई बताए, इमरान खान से ये सवाल पूछे कि 3 साल के आखिर में, कोविड तो सब जगह आया है ना, ये कहते हैं ना कोविड कोविड कोविड, तो इंडिया में नहीं आया। इंडिया में तो तबाही फेर दी है कोविड ने। बांग्लादेश में नहीं आया, नेपाल में नहीं आया, फ्रांस में नहीं आया। वहाँ की ग्रोथ रेट्स क्यों हैं? क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा अच्छे तरीके से रन की जा रही है। यहाँ हमारी मईशत रन करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो टीम का हशर नशर किया है, एक तो टीम थी ही नहीं पहले, कोई था ही नहीं पहले। हफीज शेख के पास क्यों गए थे? टीम थी ही नहीं। एक असद उमर को जब जैसे ही फारिग किया तो इनके पास कोई था ही नहीं, और पहले कहते थे 200 हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं मईशत के। तो सवाल मेरा ये है कि ग्रोथ रेट पाकिस्तान का क्यों 1.5% होगा, और अगले साल वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2%, हमाद अजहर साहब कह रहे हैं अगले साल 4% होगा। भाई आप किस बेसिस पर, कौन सी बुनियाद पर? सिर्फ जिस तरह मैंने कहा कि ट्रक की बत्ती के ट्रक के पीछे आपने लगा दिया है कि जी 4% होगा अगले साल। महंगाई पूरे खित्ते में डबल से ज़्यादा है। मुझे बता दे कोई वजह बता दे कि पूरे, ये तीसरे साल के एंड हो रहा है, ये पहला साल नहीं है कि जी वो पिछली हुकूमतें करके चली गई थी। पूरे खित्ते में डबल से ज़्यादा महंगाई है। किस पर असर हो रहा है? गरीब लोगों पर, लोअर मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास पर तबाह बर्बाद कर दिए। उस
इतनी नीचे ग्रोथ के साथ इतनी महंगाई, इससे ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा जो बड़ा इशू जो पाकिस्तान के अवाम के मुताबिक महंगाई के अलावा गुर्बत, गुर्बत में आप ये देखें कि जितना इजाफा किया गया है, तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। 1.5 करोड़। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस आई हैं, जंगें भी हुई हैं, 1.5 करोड़ लोग 2.5 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं कभी धकेले गए थे। और सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है और हंसी भी आती है कि ये पहली हुकूमत है दुनिया की तारीख में जो समझती है कि हम जितने लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेलते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमने एहसास प्रोग्राम इतना बढ़ा दिया। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। फ़ख्र की बात यह होती है कि गुर्बत की लकीर से नीचे से लोगों को ऊपर लेके आएँ, उनको नौकरियां दे के, फैक्ट्रियाँ बना के, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, इन्वेस्टमेंट ला के। ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ इस चीज़ पर फ़ख्र करती है कि जी हमने और लोगों को धकेल दिया नीचे और इस वजह से हमारा एहसास प्रोग्राम बढ़ गया। ये पहली हुकूमत है। बजाय कि आप 3 साल के बाद खड़े होकर ये कहते कि एहसास प्रोग्राम मैंने 120 बिलियन पर शुरू किया था, मैंने 50 लाख लोगों को या 60 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए हैं, इसलिए हमें अब उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कमा रहे हैं। ये होती है एक मंतक। बेरोज़गारी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 3 साल में, यानी कि 60 लाख, 70 से 80 लाख जा चुकी हैं। तो तीनों जो अहदाफ हैं जो किसी मुल्क के लिए भी आज भी जो मैंने सर्वे का जिक्र किया था वो 3 है। लेकिन उस बात करते हैं, हमाद अज़हर साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है टैक्स रेवेन्यूज जो हैं बड़े ज़बरदस्त बढ़ गए, 10% बढ़ गए। अभी आप मुझे ये बताएं कि 3 साल में 10% टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुए सिर्फ 3 साल में, यानी कि तकरीबन 3% हर साल एवरेज अगर लगाएं 3%। इन्फ्लेशन कितनी रही है? डबल डिजिट। तो कम से कम टैक्स रेवेन्यू उतना तो ग्रो करें जितना आपका इन्फ्लेशन है। अब आप कंपेयर कर लें 3% एवरेज 3 साल पर और PMLN के जो 5 साल थे उसमें से 4 साल में 20% ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ 20%। सबसे कम थी 13% और इन्फ्लेशन कितना था? 3-4%। उससे आप तनासुब से देखें कि जेन्युइनली टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का फ़ायदा क्या है? टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का फ़ायदा ये है, हमने डबल किया, 1900 बिलियन से लेके 3850 बिलियन पर छोड़ा। ये उधर ही फंसे हुए हैं। इस साल सिर्फ 10% ग्रो करेंगे तो 3 साल में आप हिसाब लगा लें। उसका मतलब क्या है? एक सिर्फ मैं अलार्मिंग फिगर बता दूं इस कौम के लिए, और हमाद अज़हर साहब अगर सुनना चाहें तो, और वज़ीर आज़म साहब, कि कितना हम किस डिज़ास्टर की तरफ जा चुके हैं। जो आपके डेट सर्विसिंग होती है, जितना आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसकी तनासब से, जिसको आप कहते हैं डेट सर्विसिंग टू FBR रेवेन्यू, 39%, 39% था 2018 में। यानी कि जितना टैक्स रेवेन्यू आता था उसका 39% जो था वो कर्ज़ों में चला जाता था, इंटरेस्ट में। इस साल वो 80% होगा। डबल से ज़्यादा कर दिया सिर्फ 3 साल में। अभी आप बताएं कि ये क्या मईशत सस्टेनेबल है? और ये ट्रेंड होता है, इस पिछले साल 74% था, इस साल तकरीबन 80% होगा। यानी कि जो भी FBR रेवेन्यू कलेक्ट करेगा 80%। सिर्फ किस वजह से? जो शौकत तरीन ने भी कहा था, 1500 अरब रुपए तो ऐड कर दिए इंटरेस्ट में। क्यों ऐड कर दिया? अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। एक तो मईशत चोक कर रही है, टैक्स रेवेन्यू आपने बढ़ाया नहीं, अखराजात आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है आप कर्जे ज़्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगा। और मैं सिर्फ एक फिगर आपको बता दूं, क्योंकि हमाद अज़हर ने भी जिक्र किया कि हम फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद 3 साल हैं, 2019, 2020 और 2021, जिसमें फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ GDP के हिसाब से 8% से ऊपर रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में।
अमाउंट जो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे, और जो कहते हैं ना कि कर्जे कैसे होते हैं, पहले 3 साल में PMLN की हुकूमत में 4200 बिलियन रुपए का फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि जो अखराजात थे और जो इनकम थी, FBR का रेवेन्यू था, उसमें जो डिफरेंस था वो 4200 बिलियन था। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं, हमारी अपनी नहीं है। 4200 3 साल में। इन्होंने 3 साल में कितना करेंगे? 10,700 अरब। 10,700 अरब आप कहां से पूरा करेंगे? कर्जे ही लेंगे ना। 10,700 अरब कंपेयर करें 4,200 अरब से, तो बेड़ा गर्क कर दिया है। शौकत तरीन ने भी एग्जैक्ट जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हुकूमत ने अच्छा अपनी पॉलिसी, पहले आपने इंटरेस्ट रेट्स डबल से ज़्यादा कर दिए, फिर कहते हैं कर्जे इस वजह से बढ़ गए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। भाई ये तो आप ही का फैसला था ना, गलत फैसले आप करें और बोझ उठाना पड़े पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम पिस गई उसकी वजह से। अभी जितना भी मैंने आपको बताया 80% FBR का रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग में जा रहा है, तो आप हर चीज़ के लिए, डिफेंस को आप मिला लें तो आप 100% से ऊपर चला जाता है, और फिर हर चीज़ के लिए आज से मेरा ख्याल है 2 साल बाद 2023 तक अगर ये हुकूमत चली तो 100% जितना FBR का रेवेन्यू होगा उतना इंटरेस्ट पेमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए बाशमूल डिफेंस, बाशमूल सूबों को जो 60% देना पड़ता है FBR रेवेन्यू का, हर चीज़ के लिए आप कर्जा लेंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है मईशत में होती है ट्रेंड्स की, कि आपके ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या वो नेगेटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव जा रहे हैं। स्लोली अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे कि जी ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आपने 5.8% से 1.9% पर आ गए, आपको वजह बता दें। उस वक्त तो कोविड भी नहीं था। और हमारी क्यों सबसे कम है 3 साल के बाद? बांग्लादेश की हमारे से ज़्यादा क्यों है? श्रीलंका की हमारे से ज़्यादा क्यों है? नेपाल की हमारे से ज़्यादा क्यों है? हिंदुस्तान की हमारे से ज़्यादा क्यों है? मलेशिया, टर्की, मतलब कोई रीज़न होता है सिवाय इसके कि शर्मिंदगी हो कि जी हम नकम्मे हैं, हमारी हुकूमत नकम्मी है, उसकी समझ बूझ नहीं है, उसके पास टीम नहीं है। तो एक तो ये हमाद अज़हर साहब के लिए मशवरा ये है कि इसमें जिस तरह मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें होती हैं, आपकी ट्वीट्स करने से और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और ये कहना कि जी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ आप आम आवाम से जाके पूछ लें, आप मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप IMF की रिपोर्ट देख लें और कंपेयर कर लें पाकिस्तान को इस 3 साल को पिछले एतवार से, PMLN के एतवार से, हर हवाले से, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से। मतलब हम पहले दिन आके महंगाई कम होनी शुरू हो गई, गुर्बत कम होनी शुरू होगी, बेरोज़गारी कम होनी शुरू होगी। इनके 3 साल में महंगाई ऊपर, बेरोज़गारी ऊपर और गुर्बत ऊपर, और जो चीज़ें ऊपर जानी थी ग्रोथ रेट वो नीचे। पाकिस्तान की तारीख में सन 47 से लेके पहली दफ़ा पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ हुई। पाकिस्तान में क्या क्या क्राइसिस नहीं आए। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, सिविल वॉर हो गई, 3 जंगें हो गई, हुकूमतें चेंज हो गई, बड़े बड़े यहाँ सैलाब आ गया, तबाह हाली आ गई, लेकिन माइनस में कभी नहीं गई थी। जो मैं कह रहा था ना ट्रेंड, तो अगर आप हमारी हुकूमत जब आई थी 2013 में तो 3% से कम था ग्रोथ रेट, पहले साल 4% से ऊपर आ गया, फिर 4.2%, 4.5%, फिर 5%, फिर 5.8%। इसी तरह से महंगाई जहां हम छोड़ के गए 3% से कम। अब ये एक माहौल है जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है कि क्या जो हुकूमत है, क्या इसमें 3 साल क्या कम अरसा होता है जिसको टेस्ट करने के लिए कभी ये रीज़न फेलियर का, कभी दूसरा रीज़न फेलियर का, कभी कोरोना फेलियर का आ जाता है, कभी कहते हैं कि जी मुझे तो टीम भी नहीं अच्छी मिली, मुझे तो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं अच्छी मिली। अभी साल से ज़्यादा हो गया है चीनी का क्राइसिस है, साल से ज़्यादा। क्राइसिस क्या है पाकिस्तानी अवाम के लिए? क्राइसिस क्या है? चीनी का, महंगी मिलती है, बस 55 रुपए की छोड़ के गए थे, 110 115 तक पहुँच गई, कमीशन बन गया है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, FIR कट गई। शाम को ये नहीं चेक करते हैं शहजाद अकबर साहब जाके कि चीनी की कीमत कितनी है।
लेकिन ये आके ज़रूर बताते हैं कि आज हमने 3 और FIR काट दी। अभी कोई उस मासूम पाकिस्तानी का कोई इंटरेस्ट है जिसको 110-115 रुपए की चीनी मिल, दालें इतनी मिलती हैं, जिसको आटा इतना महंगा मिल रहा है। और ये महंगा क्यों है? स्कैम्स हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं, दबा के पैसे बनाए जा रहे हैं, और इनके अपने नाक के नीचे पैसे बनाए जा रहे हैं। नदीम बाबर को हम चीखे मार मार के थक गए कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पैसे बना रहा है। 3 साल उसको बिलियंस एंड बिलियंस बनाने दिए और उसके बाद उसको कहा कि आप फारिग हैं। तो उसका कोई हिसाब किताब है? वो कियानी साहब जो हैं, क्या नाम है, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, आमिर कियानी साहब, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। मतलब आप ओहदा देखें, मतलब उनकी प्रमोशन हो गई। कोई एक आप बता रज़ाक दाऊद पर रोज टीवी पर प्रोग्राम होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये जो चीनी का स्कैंडल हुआ है, कॉटन का स्कैंडल हुआ है कि ECC में समरी लेके चले गए, और वजीर आजम साहब जो हैं वो कहते हैं जी उन्होंने हैट पहले पहना था, कॉमर्स मिनिस्टर का हैट नहीं पहना था, माइंड पहनना था। माइंड है ही नहीं, माइंड उठा के आपने साइड पर रखा और आपने साइन कर दी समरी, और फिर कह रहे हैं ECC तो सिर्फ मईशत के हवाले से फैसला करता है। बिल्कुल गलत बात है। मैं 3.5 साल ECC का मेंबर रहा हूँ। आप खुद सोचें कि इतनी पावरफुल बॉडी हो, जो चेयर कर रहा हो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें सारे इकोनॉमी रिलेटेड फेडरल मिनिस्टर्स हों, गवर्नर स्टेट बैंक हो, SCGP चेयरमैन हो, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हो, सेक्रेटरीज हो सारे, तो वो इम्प्लीकेशंस नहीं डिस्कस करते कि जी क्या हम, पाकिस्तान ने तो ट्रेड बंद की भी है इंडिया के साथ। इतना बड़ा फैसला जो हम करने जा रहे हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ दूसरी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इनपुट ले लिया, नेशनल सिक्योरिटी का इनपुट ले लिया। वो नहीं इनपुट लिया। जब वावेला मिचा और शोर मिचा और कैबिनेट में जब समरी गई है, एटलीस्ट उसमें तो मैं सलाम करूंगा हमाद को कि उसने कहा सर आप ही ने तो कहा था। तो मतलब अगर वज़ीर आज़म की हालत ये है तो आप सोचें कि फ़ैसला साजी कैसे हो रही है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस हुकूमत का वो है फ़ैसला साजी। इतनी ख़राब है फ़ैसला साजी करते हुए कोई इम्प्लिकेशंस देखते ही नहीं है, और उसकी प्राइस देनी पड़ती है पाकिस्तानी कौम को। स्कैम्स होते हैं, करप्शन होती है, इनएफिशिएंसी होती है, इनकॉम्पिटेंस है, कैपेसिटी नहीं है। तो हमने तो बड़ी कोशिश की और अब भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस हुकूमत को धक्का दे के बाहर करें। कुछ ये खुद भी मदद करते हैं हमारी। तो लोग कहते हैं कि जी आप मायूस हो गए हैं कि जी आपने हटा नहीं सके। मैंने कहा हमें बहुत भरोसा है इमरान खान और उनकी हुकूमत पर। ये हर रोज़ कोई ऐसी चीज़ करेंगे कि खुद ब खुद चले जाएंगे। हम भी कोशिश जारी रखेंगे। ये नहीं कि हम पीछे हट गए। एक अलायंस था वो थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो एहदाफ है वो हमने छोड़ दिया। ये था आज डिस्कस करने के लिए। अच्छा मतलब आपने मईशत का तो जिक्र किया। इस वक्त जो जब तक सियासी अदम इस्तेकाम हो तो हुकूमतें भी नहीं चलती। अपोजिशन की जो इस वक्त सूरत हाल थी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से है कि वो लोग जो महंगाई मार्च के बजाय लंदन मार्च कर रही हैं, तो उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। कौन जानना चाहती है कि मरीम नवाज साहिबा जाएंगी लंदन या नहीं जाएंगी, उनके हवाले से क्या इस वक्त सूरत महंगाई मार्च का क्या हुआ, या कराची से 5 मिनिस्टर्स बात कर चुके हैं मरीम नवाज के हवाले से कि वो लंदन जा रही हैं। शेख रशीद साहब बात कर चुके हैं, शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अबाना और पता नहीं कौन कौन। भाई जब एक कह दिया, और इससे ज़्यादा भरपूर अंदाज में नहीं कह सकती थी मरीम नवाज साहिबा कि जब तक वो इस हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी उस वक्त तक वो कहीं नहीं जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा इसको अहमियत देनी चाहिए। अब शहजाद अकबर साहब और शेख रशीद साहब, और हमें उनकी परेशानी का बिल्कुल एहसास भी है, हुकूमत की परेशानी का एहसास भी है कि हर स्टेटमेंट या हर मूवमेंट जो मरीम नवाज साहिबा की होती है तो 5 वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी दिन, और फिर टॉक शोज़ में मरीम नवाज। तो हमारे लिए तो हमें तसल्ली इस चीज़ से होती है कि सबसे ज़्यादा खौफ इनको है मरीम नवाज से, और वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि वो कहीं भी नहीं जा रही। वो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है जब तक इस हुकूमत को नहीं निकालेगी। अब अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हुकूमत चली जाए। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी से मामला अब तक कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या पोजीशन है, दोनों अपने अपने मौके पे कायम है। अब पीपल्स पार्टी भी कोई चार्जशीट तैयार कर रही है, आपके
खिलाफ उनका खासतौर पर ये कहना है कि भाई पंजाब में जो सेनेटर नून लीग ने पीटीआई से बिल्डर सेलेक्ट करवाए तो वो भी तो पीटीआई जमातों से नहीं पूछा, और भी इस तरह की कई बातें। एक तो वो पंजाब के हवाले से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले, उसके दौरान, उसके बाद आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बात हो रही थी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो थी पैसों के हवाले से, पैसे की लेन देन, करोड़ों रुपए लेन देन हो रही है एक एक सीट पर। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि जी 50 से 70 करोड़ रेट चल रहा है बलूचिस्तान में एक सेनेट की सीट का। यहाँ आपको पता है कि पीटीआई ने खुद इल्ज़ाम लगाया अपने कैंडिडेट अब्रो पर 35 करोड़ रुपए दिए गवर्नर सिंध को और दूसरे लोगों को। केपी में आपको पता क्या हुआ, एक सूबा जहाँ कोई एक बात नहीं हुई वो है पंजाब, और जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेक्स थे PMLN के। और ये 2021 की बात नहीं, 2018, 2015, 2012, 2009, आप मुझे एक दफ़ा बता दें कि जी PMLN वालों ने लेन देन की थी पैसों की। इल्ज़ाम ही नहीं है, ना टेबल के इस साइड पर ना टेबल के इस साइड पर। अब तो पीटीआई टेबल के दोनों साइड पर होती है या एक साइड पर तो होती है, या पैसे लेने में या पैसे देने में। तो आपके मसला है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हमारी 5 सीटें निकलती थी, और 5 सीटों में भी एक टेक्नोक्रेट की थी जिसमें ऑटोमेटिकली अनइलेक्टेड पहले ही वो तारड़ साहब, क्योंकि 2 कैंडिडेट थे, एक उनकी तरफ से एक हमारी तरफ से, एक वुमेन सीट थी, उस पर कोई मुकाबला नहीं होना था। तो 3 सीटें थीं। अब 3 की या तो 2 हो सकती थी या 3 की 4 हो सकती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।